मेरा नाम कुसुम है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ और यह मेरी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब घर आने से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे माँ बाप इतने गरीब थे कि आज कमाओ तभी हम शाम में जाकर हमें खाने को मिलता था। मेरे माँ बाप बहुत ही छोटे से फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरी माँ का भी कोई बड़ा घराना नहीं था और मेरे पापा वह भी बहुत ज़्यादा गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे दादा दादी के पास भी इतना पैसा नहीं था कि हमें अच्छा खाना पीना या अच्छा रहन सहन देते। मेरे बाबा रोज़ सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करने के लिए चले जाते। हमारे पास 2 गाय थी और 2 भैंस थे। हम उसी का दूध बेचकर हमारा थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते थे। लेकिन हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पानी की कमी थी। पानी की कमी के चलते हमारे यहाँ पर भैंसों को और गाय को खिलाने के लिए चारा भी जल्दी नसीब नहीं होता। इसलिए हम बहुत ज़्यादा मुश्किल के दिन गुजर रहे थे और मेरे बाबा की उम्र भी होती चली जा रही थी, इसलिए वह बाहर भी कहीं काम पर नहीं जा सकते थे और मेरी माँ घर पर ही काम किया करती थी। मेरे दादा दादी को पसंद नहीं था कि घर की बहू किसी और के खेतों में जाकर काम करे। मेरे दादाजी की गांव में बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी। मेरे दादाजी जब भी गांव में घूमने के लिए निकलते, सब लोग मेरे दादाजी को पहले प्रणाम करते। मेरे दादाजी भी उन्हें प्रणाम करते। मेरे दादाजी के कई सालों से इस शहर में, इस गांव में रह रहे थे क्योंकि मेरे दादाजी का दिल बहुत ज़्यादा बड़ा था। जब मेरे दादाजी के दिन अच्छे थे, उन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों की मदद की थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे दिन पलट गए और हमारे ऊपर गरीबी छा गई। लेकिन फिर भी लोग मेरे दादाजी की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। मेरी दादी भी बहुत अच्छी औरत थी। मेरे दादाजी सुबह चाय नाश्ता होने के बाद अपने दोस्तों से मिलने के लिए चौराहे पर जाकर बैठा करते थे। जिस दिन मेरे दादाजी चौराहे पर जाकर बैठते थे, उनका एक दोस्त था। उनका दोस्त उनसे कहने लगा, रामू, मैं तुम्हारे पोती के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ क्योंकि वह बहुत अच्छे घर के लोग हैं। उनके यहाँ पर 10 गाय है, 5 भैंस है, 50 बकरियां हैं और कुछ मुर्गी है। तुम चाहो तो तुम्हारे पोती की बात उनके साथ करवा सकता हूँ। उसका रिश्ता उसके साथ तय कर सकता हूँ। मेरे दादाजी झट से उस रिश्ते के लिए मान गए क्योंकि मेरे दादाजी ने सोचा, मेरी पोती अगर अच्छे घर में जाएगी तो सुखी रहेगी, उसका भला होगा और उसके बच्चों का भी भला होगा। हमारे तरह उसके गरीब दिन नहीं काटने पड़ेंगे। मेरे दादाजी तुरंत घर पर आए और मेरे बाबा से बात करने लगे। मेरे बाबा मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। मेरे बाबा मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आप अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी और मेरे बाबा की नज़रों में मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। मेरे बाबा अच्छे से समझ सकते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नादान थी और भोली थी। मेरे बाबा सुबह सवेरे ही खेत में निकल जाया करते थे। मेरे बाबा को खेत में बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था। खेत में ही हमारा बहुत बड़ा छोटा सा गोटा बांधा हुआ था। मेरे बाबा उस गोते में जो गाय भैंस बंधी हुई है उन्हें बाहर निकालते, उन्हें थोड़ा सा घूमने फिरने आने लेकर जाते, उन्हें नीला धुल कर खाना देकर पानी पिलाकर फिर से गोटे में बांध दिया करते थे। मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था। मेरे बाबा दिन भर हाल चाल कर थक हार कर शाम में जब घर आते तो हम सब लोग मेरे बाबा के पास बैठकर बहुत सारे गपशप लगाया करते थे। मेरे बाबा थक हार कर खेत में से आकर चारपाई पर बैठ गए। मेरे बाबा जैसे ही चारपाई पर बैठ गए, हम सब लोग भी मेरे बाबा के पास आकर बैठ गए। मेरे दादाजी, दादी जी, मेरी माँ, हम सब लोग वहाँ पर आ गए। मेरी माँ मेरे बाबा के लिए चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। मेरी माँ ने चूल्हे पर चाय बनाई और सबके लिए मेरी माँ चाय बनाकर लेकर आई और मेरे बाबा के पास चारपाई के पास खड़ी रही। मेरे माँ का सर से पल्लू कभी भी गिरता नहीं था। मेरे दादाजी थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मेरी दादी जी बहुत अच्छी औरत थी। मेरी माँ और मेरी दादी की बहुत ज़्यादा बनती थी। मेरे दादाजी थोड़ी देर के बाद मेरी शादी की बात मेरे बाबा से करने लगे। मेरे बाबा पहले तो शादी के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन मेरे दादाजी ने मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा समझाया
कि लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे कंपनी में जॉब करता है और शहर में ही रहेगी, हमारी तरह किसी गांव में नहीं रहना पड़ेगा। और उसके घर का काफ़ी अच्छा है, उसके माँ बाप भी काफ़ी अच्छे हैं, उसके घर का ज़मीन भी है, भैंस बकरी हमसे बोल बहुत अच्छे हैं। हो सकता है एक बेटी का अच्छा होगा तो बाकी तो तेरी 3 बेटियां बच्ची है, उनका भी अच्छा हो जाएगा और हमारे घर में वह सुखी सुखी यहाँ से चली जाएगी। मेरे बाबा ने कुछ देर तक सोच विचार किया और फिर एक नज़र उठाकर मेरे मन की ओर देखा। मेरी माँ को मेरे बाबा इशारों से पूछने लगे। मेरी माँ कभी भी मेरे दादाजी के आगे बात नहीं किया करती थी, लेकिन तब मेरी माँ ने अपना मुंह खोला। मेरी माँ ने मेरे बाबा को कहा, देखो हमारी और भी बेटियां हैं और हमारी इतनी हालात अच्छे नहीं हैं, हम आगे चलकर अपनी बेटियों के अच्छे घर में आने में शादी करके दे सकते हैं। अभी जो अच्छा रिश्ता आया है हम उसे गंवाएंगे? उन्होंने हमारे से कुछ भी नहीं मांगा है, उन्होंने बस इतना कहा है कि हमें लड़की दे दो, हम खुशी खुशी उसे अपना लेंगे। फिर मेरी माँ की बात सुनकर मेरे बाबा शादी के लिए मान गए और देखते देखते मेरे और मुकेश की शादी हो गई। मुकेश की और मेरी जिस दिन शादी हुई उस दिन मैं बेडरूम में बैठी थी। मेरे लिए अलग से कमरा दिया हुआ था। मुकेश का घर अच्छा था और काफ़ी बड़ा भी था। उसके माँ बाप बहुत अच्छे थे, मुकेश भी अच्छा था। वह तो आगे पता चलेगा कि मुकेश किस टाइप का इंसान है। मैं मुकेश का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी भी मुकेश कमरे में ना आए, क्योंकि मुझे शादी के नाम से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मेरी जो सहेलियां थी उन्होंने बता रखा था कि क्या तकलीफ़ होती है। मैं मुकेश का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद मुकेश अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर अंदर आया। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसे देखने लगी। मुकेश मेरी तरफ देखकर हंसने लगा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुकेश मेरे करीब आकर बैठ गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुकेश मेरे करीब आकर बैठा और मुझसे कहने लगा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से संभाल कर रखूंगा। मुझे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था। वह मुझसे कहने लगा, मैं बहुत ही प्यार से तुमसे प्यार करूंगा, बिल्कुल भी मुझसे डरो मत। मैं जानता हूँ मैं तुमसे 5 साल से बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। और वह प्यार भरी बातें करते करते मुझे अपने करीब लेने लगा और उसने अपनी बाहों में भर लिया। मैं बड़ी झटपट आहट करने लगी थी। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी, लेकिन मुकेश करने को तैयार नहीं था और उसने वह रात पूरी मुझे रुलाने में निकाल दी। सुबह के 5 बज चुके थे और सासू माँ दरवाजे के पास आकर खटखटाने लगी थी। मैं जल्दी से आंख खोल कर देखने लगी तो सासू माँ दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सासू माँ को कहा, अभी आती हूँ। मैं उठकर देखा तो मेरा लहंगा पूरा खून से सना हुआ था। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। मैं उठकर खड़ी हो गई तो मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं जल्दी से बाथरूम में गई, नहा धोकर बाहर आ गई। मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं एक अच्छी सी साड़ी पहनकर सासू माँ के पास चली गई और सासू माँ से आशीर्वाद लेकर किचन में चली गई। मैं सबके लिए उस वक्त चाय बनाने, मुझे खाना बनाना नहीं आता था। मेरी माँ ने मुझे बस चाय बनाना ही सिखाया था। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। देखते ही देखते दिन बहुत जल्दी गुजर गए और मैं 3 बच्चों की माँ बन गई। मेरे 3 बच्चे बहुत ही ज़्यादा शैतान थे, बहुत ज़्यादा रोया करते थे। कम उम्र में मैं 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी और मेरे पति को कब पीने की लत लग चुकी थी मुझे पता ही नहीं चला। जब भी मेरे पति बाहर जाते, फुल पीकर घर वापस आते थे। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रही थी। जब भी मेरा पति पीकर घर पर आता था, मुझे बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगता था, मुझे गाली गलौज करने लगता था। मेरे सास ससुर भी मेरे पति से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, लेकिन मेरे पति मुझे मारने पीटने से बस नहीं आ रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। एक दिन मेरा पति फुल नशे में घर वापस आया और आते ही मेरा हाथ खींचकर मुझे कमरे में लेकर जाने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होने लगी थी। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे मुझे देखकर रोने लगे थे और मेरे सास ससुर भी घर पर मौजूद थे।
लेकिन इस शराब के नशे से कुछ सोच नहीं आ रहा था और यह मुझे रूम में खींचा चला जा रहा था। मैं उसे ढूंढ कर रही थी, उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मेरे बाल पकड़कर मुझे रूम में लेकर जाने लगा था। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अभी मैं ज़मीन फटे और मैं वहाँ जाकर मर जाऊँ, क्योंकि सास ससुर के सामने ऐसा सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत ही गंदा महसूस हो रहा था। उसने मेरे तीनों बच्चों को एक एक थप्पड़ मार कर दूसरे कमरे में बंद कर दिया था और वह मुझे खींचकर कमरे में लेकर गया। 3 घंटे तक वह मुझे कमरे में रुलाता रहा और मैं रोती रही, हाथ जोड़ती रही, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे माँ बाप घर पर हैं। लेकिन उसने 3 घंटे तक मुझे खूब रुलाया। मैंने उसके आगे बहुत हाथ जोड़े, लेकिन वह नहीं माना और 3 घंटे तक उसने मेरे साथ वह गंदा काम किया जिसे बताने में भी मुझे शर्म आ रही है। इतने गंदे तरीके से उसने 3 घंटा मुझे रुलाया। तभी मैंने सोच लिया था कि आप मुझे ज़िंदा नहीं रहना है। वह 3 घंटे तक गंदा काम करके सो गया और मैं कमरे से बाहर आ गई और आते ही सीधा मैं घर के बाहर निकल गई। मेरी सासू माँ मुझे रोक रही थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं कर रहा था। मैं सीधा भागते हुए दौड़ते एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गई। पहाड़ पर चढ़ते ही मैं अब सोच ली, मैं यहाँ से कूद कर मैं जान दे दूँगी। जैसे ही मैं कूदने के लिए नीचे झुकी, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और मुझे गले लगाकर कहने लगी, यह तू क्या कर रही है? चल मेरे साथ। मेरी माँ मुझे लेकर अपने घर आ गई। मैंने मेरे माँ से कहा, माँ आपको किसने बताया मैं यहाँ पर अपनी जान देने जा रही हूँ? तभी मेरे माँ ने बताया, तेरी सास का फ़ोन आया था और तेरे सास मुझे रोज़ अपने बेटे की करतूत बताती रहती थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा रोया करता था, लेकिन गरीबों के चलते मेरे लेने के लिए नहीं आ पाई थी। लेकिन आज हद से ज़्यादा हो गया तेरे साथ। जैसे ही तू घर से बाहर निकली, मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। तेरी सास ने मुझे यह बताया कि तू कहाँ पर गई है। वैसे ही तेरे आने से पहले मैं यहाँ पर आ चुकी थी। जैसे ही तू कूदने वाली थी, मैं तेरा हाथ पकड़ लिया और तुझे बचा लिया। तेरे मन के गले लगाकर खूब रोई। जब मैं और मेरी माँ घर पर आए तो मैंने देखा कि घर पर मेरी दूर की हुआ करती बैठी हुई थी। दादा दादी भी उसके पास बैठकर बातें कर रहे थे। मेरी बुआ ने जब मुझे मेरे माँ के साथ देखा तो वह थोड़ी सी परेशान हो गई और मेरी माँ से कहने लगी, यह कैसे क्या इधर आई है? मेरी माँ ने उसे किसी भी बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरे ऊपर क्या बीती है। मेरी माँ चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। मैं बुआ को हाय हेलो किया, थोड़ा सा बुआ के पास बैठी, उसके पाँव पड़ी और मैं कमरे में जाकर बैठ गई। मुझे वह पूरा वाक़या याद आने लगा था जब मेरा पति मुझे खींचकर कमरे में लेकर गया था। मेरा पति नशे में इतना दुख दिया था, उसे कुछ भी होश नहीं था कि वह किस कदर मुझे लूट रहा था। उसने मुझे पहले गोद में उठाया और ज़ोर से पलंग पर फेंक दिया। जैसे ही उसने मुझे पलंग पर फेंका, मेरे कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। वह इतनी बड़ी बेदर्दी से मेरे पास आया और मेरे ऊपर कूद गया। मेरे पूरे पेट में और पैर में दर्द होने लगा था। उसने बड़ी बेदर्दी से मेरे कपड़े खींचना शुरू कर दिया था। जब वह मेरे कपड़े खींच रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कोई जीप हटा रहा था, मेरे कपड़े फाड़ता चला जा रहा था। मुझे उसके हैवानियत से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे पलंग से नीचे गिरा दिया और जैसे ही मैं पलंग से नीचे गिरी, उसने फिर से मेरे बाल पकड़े और मुझे दीवार से चिपका दिया। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वह फिर भी मेरे पीठ को पीछे से कुछ ऐसा कर रहा था। मैं दर्द से रो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। जैसे उसने मुझे दरवाजे की तरफ धकेला, मैं दरवाजे के पास आकर गिर गई। जैसे ही मैं गिरी, उसने मेरी टांग पकड़कर मुझे अपनी ओर खींचा। जैसे वह मुझे अपनी ओर खींचने लगा, मैं फिर से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। उसने फिर से मेरे बाल पकड़े और मुझे दीवार से चिपका दिया और मेरे पूरे कपड़े फाड़ डाले। मैं अभी भी वह वाक़या याद कर रही हूँ। मेरे बदन पर कटे उभर रहे हैं। तब सोचो मेरी हालत क्या हो गई होगी। मैं कमरे में तड़प रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, भीख मांग रही थी। मेरे सास ससुर बाहर कमरे में खड़े रहकर अपने बेटे का तमाशा देख रहे थे।
वह बेचारे अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहे थे। मेरी सास दरवाज़ा पीट रही थी, मेरे ससुर चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे पति को होश नहीं था। मेरा पति 3 घंटे तक मुझे घसीट घसीट कर मेरे साथ गंदा काम करता चला जा रहा था। मैं अभी भी वह वाक़या याद करके बहुत ज़्यादा रो रही हूँ और मेरे आँखों से अभी भी आंसू बहने लगे हैं। मैं और मेरे माँ घर पर 2 दिन तक रोती रही, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे वहीं पर मेरे सास के पास थे। 2 दिन तक मैंने ऐसे ही गुजारे और 2 दिन के बाद मेरी सास मेरे छोटे बच्चों को लेकर मुझसे मिलने के लिए आ गई। मेरे सास के साथ आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। उसने कहा, आप नहीं आई, जब तक तेरा पति सुधरेगा नहीं तब तक तू अपने माँ बाप के पास रहेगी। तेरे बच्चों का खर्चा मैं यहाँ लाकर दे दिया दूँगी। मेरी सास मुझसे मिलकर वापस घर चली गई। जैसे ही मेरी सासू चली गई, वैसे ही अपने बेटे को ताने देना शुरू कर दिया था। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन शराब पीने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था। वह जान चुका था कि उसने कितनी बड़ी रकम चुकाई है मुझे और मेरे बच्चों को खोकर। 6 महीने तक मेरी सास ने मुझे अपने घर नहीं आने दिया। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। उसने मेरे पति को ताने दे देकर उसकी अकल ठिकाने ले आई थी। मेरे पति को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। दोपहर का वक्त था और मैं अपने बच्चों को लेकर आंगन में बैठी हुई थी। तभी देखा कि मेरा पति पीछे से आया और मेरे पास बैठ गया। मुझे वह देखकर कहने लगा, देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे दिलो जान से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी बड़ी रकम चुकाया हूँ। मैं तुम्हारे बिना और बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं अपने किए कि दिलो जान से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और घर चलो। उसने मेरे माँ बाबा दादा दादी सबसे माफ़ी मांगी और मुझे लेकर घर पर आया। जैसे ही घर पर मेरी सास के गले लगा लिया और खूब रोने लगी। मेरी सास भी मेरे गले लगकर खूब रोने लगी और मेरे बेटे से कहने लगी, मेरी बेटी को तकलीफ़ दी तो याद रखना, मैं ही तुझे फटकार दूंगी। मैं तेरे पति और तेरे साथ ससुर अब बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। कहते हैं ना कि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।